खुश आमदीद। हिंदी स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज की कहानी, कभी कभी मन की विचित्र विरोधाभासी स्थिति होती है। कारण सुखी या दुखी होना भी इसकी एक विशेषता है। कभी कभी बाहरी सुखद और सुंदर परिवेश से इसका नाता रिश्ता नहीं ही जुड़ता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। 15 दिनों में जमा कोहरा छट गया था। निताप हुआ सूरज अपने ताप के साथ प्रस्तुत हुआ था। मेरे फ्लैट के सामने के पार्क में सिकुड़े गिदगिदाए फूलों की नन्ही नन्ही कलियां भी खिलने के लिए आतुर हो उठी थी। ऐसे में खुशनुमा माहौल में भी मेरा मन मायूस हो रहा था। उसकी मायूसी का कारण ढूंढने में उलझे बिना उसके इलाज के लिए मैंने अपने पुराने नुस्खों का इस्तेमाल करना उचित समझा। बेसमेंट वाले स्टोर में जाकर पुराने सामानों को उलटने पलटने की सोच ली। कमरे में प्रवेश करते ही सामने रखी एक अलमारी पर नजर पड़ी। सर्वप्रथम ही खोला, बहू ने उसके 4 खानों को एल्बम से भर रखा था। एक दो नहीं, उसमें तो 25-30 एल्बम थे। हो भी क्यों न हो, ये एल्बम पिछले 50 वर्षों की हमारी जीवन लीलाओं का लेखा जोखा संभाले थे। जीवन की आपाधापी में उन पर जमी धूल झाड़ने का भी अवसर कहाँ मिलता है। मुझे स्मरण हो आया, किसी उलझे हुए काम में उलझ जाओ तो मन की उलझन सुलझ जाती है। मेरी मित्र मीना ने भी कहा था। अलमारी दरवाजे खोलते ही मानो उन सबों के बीच मेरा ध्यान आकर्षित करने की होड़ लग गई। सर्वप्रथम मैंने किसे हाथ में लूं, उल्टू पलटूं, मैं भी सोच में पड़ गई। कुछ पल रुकी, मन में विचार आया, क्यों न अपने जीवन क्रम के अनुसार इन्हें क्रमबद्ध कर लूं। विद्यार्थी जीवन, मायके का परिवार, विवाह और विवाह के बाद का ससुराल जीवन, सरकारी सामाजिक जीवन, बच्चों की शादी ब्याह, पोते पोतियों के जन्म की बाल क्रीड़ाएं और इसके साथ इत्यादि की श्रेणी में आने वाले बड़े छोटे एल्बम। अपनी सोच व्यवहार में प्रकट करने के लिए मैंने सारे एल्बम जमीन पर उतार कर एक एक को हाथ में लेकर उनके ऊपर जमी धूल झाड़ने लगी। धूल झाड़ते वक्त हाथ की फुहड़ता से उनके कुछ पन्ने पलट जाते थे। उनमें छिपी तस्वीरें बेताब होकर मुझे कुछ पल विलमा लेती थी। मैंने सप्रयास अपने मन को नियंत्रण में रखा। एल्बम को छांट छांट कर क्रमबद्ध किया। क्रम के अनुसार प्रथम एल्बम को उठा गोद में रखा। पहले एल्बम की पहली तस्वीर के मध्य बैठी आकृति मेरी नजरों को बांध लिया था। उसकी दोनों ओर भी महिलाएं आकृतियां ही थी। दोनों के किनारे बैठे 2 पुरुष आकृतियां। मुख्य तस्वीर के पीछे खड़ी किशोरी की उम्र साड़ी पहनने की नहीं रहने के बावजूद उसने साड़ी पहन रखी थी। उसका हम उम्र एक लड़का था। पूरी तस्वीर ठीक से दिखी भी नहीं। मध्य में बैठी भारी भरकम महिला की निरीह आंखें अपने पूरे वजूद के साथ मुझ पर टिक गई। कहने लगी, आज फुर्सत मिली है, कितने वर्ष बीत गए। मैंने अपने बाल बच्चों, नाती पोतों और समाज के कामों में ऐसे उलझ गई कि मुझसे बात करने का भी वक्त ही नहीं मिला। उनकी शिकायत तो वाजिब थी। मुझे आत्मग्लानि होने लगी। उसी शिकायती नजरों से वात्सल्य उभर आया। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू दुखी मत हो। तूने वही किया जो करना चाहिए था। अपने बच्चों को बढ़ाने, परिवार की सोचने में लगी रही। यही तो सिखाया था मैंने। मैं प्रसन्न हूं कि तुम मेरी सीख को अब तक अपने हृदय में लगाई समाज के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने लगी हुई हो। यही तो चाहती थी मैं। ऐसा लगा मानो कि वे आंखें एक पल के लिए भी मेरा
मुख मलिन होते नहीं देखना चाहती थी। मेरी माँ की तस्वीर थी। मुझे स्मरण हो आया, मैंने माँ को भुलाया कहाँ। हर वक्त वे मेरे साथ ही तो थी। बाल बच्चों का लालन पालन, बहुओं का तालमेल, पोता पोतियों की लाड दुलार, यहाँ तक कि सेवक सेविकाओं के साथ व्यवहार करते समय भी मेरे सभी ऐसे कार्यों के प्रारंभ होने से पूर्व वे सामने आ जाती हैं। मैं भी वैसा ही कुछ कुछ करने की कोशिश करती रही हूं जैसा वह इन संबंधों के साथ करती थी। फिर भूली कहाँ मैं। और तो और अपने पति से बातचीत करते समय भी या बाबूजी के बीच देखे वार्तालाप की स्मृतियां ही आधार रही। तभी तो पति पत्नी की बराबरी के दौर में भी मैंने अपना सवर नीचा ही रखा। मानो अर्ध नारीश्वर की तस्वीर में मैंने उन्हें बड़ा भाग दे दिया था। नौकर चाकर सगे संबंधियों का ख्याल रखकर उचित मान सम्मान देना भी इया के व्यवहारानुसार ही रहा। ऐसा लगा जैसे माँ ने मेरे मन की बात सुन ली हो। पुनः उनकी तस्वीर बोलने लगी, ये सब तो ठीक है, पर इन सांसारिक उलझनों के बीच तुझे हर पल मेरे साथ भी बैठना चाहिए। फिर तो माँ के संग बिताई ढेर सारी स्मृतियां जीवंत हो उठी। वे खट्टी मीठी की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती। सभी की सभी मीठी ही थी। मन मीठा तो हुआ, पर दुनिया में ईया के न रहने की स्मृति ने फिर मन खट्टा कर दिया। उस समूह तस्वीर में 8 आकृतियां थी। माँ की बाई और बैठी मेरी बड़ी बहन और उनकी गोद में बैठी 2 वर्षीया उनकी बेटी टुन्नी थी। टुन्नी भी कब से मेरा ध्यान चाह रही थी। दोनों अब नहीं रही। दोनों की अपनी अपनी शिकायतें थी। टुन्नी बोल पड़ी, मौसी, जैसा वह अपने जीवन में 55वें वर्ष तक बोलती रही थी, 2 ही वर्ष बीते हैं। उसके द्वारा दुनिया के महाप्रयाण किए हुए हैं। उनकी जानलेवा बीमारी के दर्द से कहराती हुई भी फोन को रिसीवर उठा लेती थी। मेरी आवाज सुनते ही दर्द को जबरन दबाती वाणी में हुलास भर कहती थी, मौसी प्रणाम, युग युग जियो। मेरा स्थायी आशीष भी कारगर साबित नहीं हुआ। उसके मन में जन्म से लेकर शादी ब्याह और पति पत्नी संबंध परिवार को सींचते रहने का उनका सद प्रयास, उसके बिना उसके पति नवीन जी का टूर होना सिनेमा की रील की भांति नजर के सामने एक कर एक आगे बढ़ने लगे। उसके जीवन में ही तो मेरी बहन, जीजा जी, उसकी बहन मुन्नी और नवीन जी से लेकर मनन का जीवन समाया था। बहुत देर तक मैं तस्वीर में अटके उसके बाल रूप को निहारती रही। मन में विचार आया, काश टुन्नी इतनी बड़ी रह गई होती जितनी बड़ी माँ की गोद में बैठी। 55 वर्षों में तस्वीर में विराजमान है। उसकी अकाल मृत्यु का गम तो हमें ही नहीं सहना पड़ा। अपनी छोटी अवस्था की स्वयं की तस्वीर भी मुझे अपनी ओर खींच रही थी। कैसी नाजुक सी दिख रही थी मैं। सभी छल छद्दों से दूर, पढ़ना लिखना और वे सारे व्यवहार करना जिससे ईया बुआजी खुश रहें। बस पढ़ाई लिखाई की मेहनत के पीछे भी बाबूजी की खुशी की प्रेरणा का काम करती थी। मैट्रिक की परीक्षा का परीक्षाफल निकलते पर बाबूजी ने कहा था, आज मैं दुनिया का सबसे खुश पिता हूँ। उन्होंने मुझे कभी बिटिया के समान मानकर नहीं पाला पोसा था, इसलिए तो विवाह के बाद मुझे विदा करते वक्त वे सामने भी नहीं आए थे। मात्र 3 दिनों का ससुराल यात्रा से लौटकर कॉलेज हॉस्टल जाते वक्त अवश्य कहा था, सामाजिक लोगलाज के कारण मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया।
मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम एमए तक की पढ़ाई पूरी करो। बिटिया की पढ़ाई पूरी करवाकर लेक्चरर बनाने तक की तमन्ना थी। बिटिया उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाए, ऐसा कुछ भी तो आस नहीं लगाई थी। मेरे पिता ने, पारिवारिक जीवन में सब एक दूसरे से गुथे होते हैं। एक को स्मरण करो, दूसरा तीसरा भी संग चला आता है। उस तस्वीर में बाबूजी नहीं थे, ईया तो थी ना, उनकी लाडली टुन्नी भी थी। भला उनकी याद कैसे नहीं आती। तस्वीर में जीजाजी भी विराजमान थे। मुझसे उम्र में 20 वर्ष बड़े थे जीजाजी। जीजाजी भी बड़े भाई तुल्य ही थे। कितनी अपेक्षाएं थी उन्हें मुझसे। मेरी बीमारी में मेरी सेवा, मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवा कर लाना, मेरे विवाह की चिंता, विवाह के उपरांत बच्चों से प्यार, न जाने कितने रूप। तस्वीर से वंचित सभी आकृतियों से एक एक कर बातें हुई। उनके प्रसंगों की सजीव स्मृतियां उभर आई। मैं घंटों उन स्मृतियों में उलझी रही। मेरी गोद में एल्बम, एल्बम में काले काले पृष्ठ, उन पर सटी हुई तस्वीरें। दूसरे पन्ने की बारी कहाँ आई। शाम के 4 बज गए। सुबह के 8 बजे ही उस कमरे में गई थी जहां वैसे ही सामान रखे हैं जो दैनिक के उपयोग में ही नहीं आते। घर के सभी 5 सदस्य स्कूल, दफ्तर और बाजार से लौटकर आ गए थे। मेरी खोज की। दिन भर घर में काम करने वाली आया ने कहा, मैंने सुबह 8 बजे के बाद उन्हें नहीं देखा। मेरी पोती हंसा मुझे ढूंढती बेसमेंट में रोशनी देखकर वहां तक पहुंच गई। मुझे वहां देखकर उसे आश्चर्य हुआ। पूछा, दादी आप यहां क्यों हैं? मेरी तंद्रा भंग गई। मैं जिनके साथ 8-8 घंटों से थी, उस संग साथ की वह पात्र नहीं थी। मैंने कहा, हाँ मैं यही हूं। वह मेरे पास आकर बोली, दादी यह क्या कर रही हो? इतने सारे एल्बम, इसमें 400-500 तस्वीरें तो होंगी, आपने सब देख लिए? नहीं रे, मैंने तो अभी एक तस्वीर देखी है, मैंने लंबी सांस खींचते हुए कहा। 8 घंटे में एक ही तस्वीर? फिर 500 को देखने में कितने घंटे, कितने दिन, महीने लगेंगे? मैं भी तो देखूं कौन सी ऐसी तस्वीर है जिसने मेरी दादी को 8 घंटे उलझा लिया। हंसा मेरे पास आ गई। मैंने उस एल्बम का पहला पन्ना उसके आगे कर दिया। उसने कहा, हाँ इसमें क्या है, कौन कौन है ये? मैं उस समूह तस्वीर में टकी एक एक आकृति का परिचय देने लगी। मात्र 2 को उसने देखा है। उन सभी आकृतियों को दरकिनार करती वह मेरी तस्वीर में उलझ गई। दादी आप कितनी दुबली पतली थी, दादी आप प्रश्नों की झड़ी लग गई। उनकी नजरों द्वारा छोटी हुई या उपेक्षित तस्वीरें अब भी मेरे ध्यान केंद्र में थी। अपनी दादी के बारे में बहुत कुछ जान समझकर, अपने साथ बिताए लम्हों में उलझकर हंसा ने भी आधा घंटा व्यतीत कर लिया। ऊपर से उसकी मां ने आवाज दी, हंसा कहाँ गई तू? दादी मिली? चित्र में तो उसे बस दादी मिली थी। 55 वर्ष पुरानी तस्वीर में एक किशोरी जो बाद में उसकी दादी बनी। सामने 67 वर्ष की साक्षात दादी भी। वह उसे ही लेकर ऊपर आ गई। एल्बम ऐसे बंद किया मानो उसमें कुछ था ही नहीं। मैं तो तब भी अपने अतीत में थी जहां उस तस्वीर में अंकित 8 जन ही नहीं, उनसे जुड़े अनेकों लोग, अन्याय प्रसंग सब थे। उनमें से ऐसे समा गई थी जैसे कि मैं निकलना भी कहाँ चाहती थी। रात्रि भोजन करते मुझे कोई खोई खोई देखकर हंसा ने पूछा, दादी आप कल फिर नीचे वाले कमरे में जाएंगी, फिर तस्वीर देखेंगी? आपको तो अगले कई महीनों तक ये काम मिल गया है। मैंने पिछले दिन मीना से कहा था, एल्बम देखना भी कोई काम होता है क्या? उसने कहा था, बहुत बड़ा काम होता है एल्बम देखना।
समय का भान नहीं होता और देखते देखते साहित्य से भी नौ रसों का रसास्वादन हो जाता है। ऐसा लगता है मानो चारों धामों का दर्शन और गंगा यमुना के अंदर स्नान करके निकले हों। मैं कभी भी उदास होती हूँ तो एल्बम देखने लगती हूँ। एक दिन ही मेरा जीवनाभू बढ़ गया था। सोचने लगे एल्बम देखना कितना बड़ा काम है। अपने भूत को खंगालना, अपनी गलतियां, अगलातियां और उपलब्धियों का एहसास, गुजरे हुए लोगों के गुण दोषों का स्मरण करना, जिंदगी में आपाधापी के ये ढेर सारे काम ही तो हैं, तो हमें सुकून देते हैं हम भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान गवाते रहते हैं और भूत में कहाँ जाते हैं। मैंने प्रकट होकर कहा, हाँ हंसा, अगले एक हफ्ते तक मेरा यही काम रहेगा, एल्बम देखना, बस। उसने अपना आश्चर्य प्रकट किया। मेरा भाव शांत था। हाँ, मात्र एक एल्बम देखना ही नहीं, एल्बम में कुछ टकी तस्वीरों से बात करना, भूल चूक के लिए माफी मांगना, सहयोग के लिए साधुवाद कहना, ढेर सारे काम हैं। एक सप्ताह भी कम पड़ेगा, पर इतना समय भी उनके लिए समर्पित कर दूं तो बहुत होगा। अच्छा बाबा, आप करें अपना काम, मुझे तो एल्बम देखने का समय ही नहीं मिलता। मेरे पास एल्बम है भी नहीं। जो भी तस्वीरें हैं फेसबुक या मोबाइल में सेड हैं। मुझे पढ़ने की ही फुर्सत नहीं मिलती। इस बार परीक्षा में अव्वल नहीं आई तो मम्मी पापा बहुत दुखी हो जाएंगे और आप भी गुस्सा करेंगी, है ना दादी? मुझे गुमसुम देख बहलाने लगी थी। वह पढ़ने चली गई थी। उसकी दादा दादी अभी तस्वीरें में नहीं है, शायद शरीर उसके पास है। 50 वर्ष बाद वह भी हमारी पुरानी तस्वीरें देखेगी, कंप्यूटर में सुरक्षित रखे या भविष्य में आविष्कृत होने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। तस्वीरें तो हमारी ही होंगी, जिन्हें वह भी सरसरी निगाहों से नहीं देख सकेगी, उलझ जाएगी हमारी स्मृतियों में। कंप्यूटर से संचित हमारी तस्वीरों को देखकर यह स्मृति उसे प्रसन्नता देगी। हम लोगों को खुश रखने के लिए भी पढ़ाई से मेहनत की। अपने बिछावन पर रजाई में मुंह छुपा, आंखें बंद कर लेने के उपरांत भी एल्बम की तस्वीरें मेरी आंखों के सामने थी और मैं मां के आगोश में। बाहर ठंड बढ़ गई थी। कमरे की दीवारों की जगह लगे कांच के छनकर आई ठंड जो पिछले 1 महीने से मुझे परेशान कर रही थी, मानो उस रात हार थक कर कोने में बैठी थी। उस पर रजाई में न जाने कैसी गर्माहट आ गई थी। चक्रव्यूह में फंसी थी मैं, पर निकलने की जल्दबाजी नहीं थी, फंसने का आनंद था। काश मुझे उस चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता, उन बीती हुई स्मृतियों के द्वारा बनाए चक्रव्यूह में ही पड़ी रही आनंदित। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इन्हें आगे भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ।